हेलो ब्रुन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th लेसन 1 बता चुका हूँ। ठीक है, लेसन 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो लेसन 1 जाके देख लीजिएगा। लेसन 1 बाय अतुल सेंटर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, लेसन 2 का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, क्या है लेसन का नाम? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इतना समझ में आया ना? अब ये लेसन मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ सब कुछ पहले मैं बता दूं। देखिए यार, जोश तो बिल्कुल का आपको कम होना नहीं करना है, बिल्कुल भी कम नहीं करना है, और इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं, ये भी आप समझ लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे मैं कवर करने वाला हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ मैं जो थ्योरी होता है थोड़ा लिख लिया हूँ, क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम इसमें वीडियो बन में ज़्यादा ना लगे, तभी मैं इतना लिख लिया हूँ। तो इसमें और कोई बात नहीं था। क्लियर बात समझ में आ रहा ना? तो देखिए यार, क्लास 12th लेसन 2 में से आपका कई नंबर से आता है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। लेसन 1 से न्यूमेरिकल मैं कराया था थोड़ा, और भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आपके पास समय कम बचा है, समय के अनुसार देखते हुए मैंने ये कहा कि आपको लेसन 2 का भी वीडियो मिल जाना चाहिए। क्या? लेसन 2 का भी वीडियो मिल जाना चाहिए। तो लेसन 1 अच्छे से देखिएगा, पूरा डन करा दूंगा आज, क्या पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है। बिल्कुल भी आसान है, बहुत आसान है। बस सिर्फ जोश बनाए रखिएगा और हिम्मत जुटाए रखिएगा, बस इसे शेयर करते जाइएगा। और एक बात, अगर समझ में आएगा तो ही लाइक करिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। इतना समझ में आया ना? जहां पर भी आपको जिस भी हेडिंग में आपको दिक्कत होता है तो आप बताइए, क्योंकि उस हेडिंग को मैं अलग से एक वीडियो में 5-6 मिनट के वीडियो में कवर कर दूंगा। क्लियर? तो इसलिए आप सबको अगर एक आध दो हेडिंग नहीं आता है समझ में, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? पूछ सकते हो भैया ये हेडिंग फिर से बता दो, तो मैं फिर से कवर कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेरा साथ देना है, और लगातार मैं आपके लिए हर एक संभव प्रयास करता रहूंगा, और करता हूं, करता रहूंगा भी। चाहे जितना भी बड़ा वीडियो हो जाए, चाहे जितना भी लंबा वीडियो हो जाए, बस सिर्फ क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, जोश कम नहीं करना है। जब मैं नहीं कर रहा हूं तो आपको भी जोश बिल्कुल भी कम नहीं करना है। लेसन का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या? स्थिर वैद्युत विभव, क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेसन 2 का क्या नाम है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता नाम है। इतना समझ में आ गया ना? अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। देखिए, हर एक टॉपिक कवर करूंगा, टॉपिक के अंदर की निचोड़ भी कवर करूंगा कि उसका मात्रा क्या होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, सब कुछ कवर करने वाला हूं। क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपका कोई भी नंबर, एक भी नंबर ना कटे। समझ में आया बात ना? यही मैं चाहता हूँ। चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। जहां भी नहीं आता कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा आपका। देखिए, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या आता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, क्या अनंत से यानी कि एकदम लास्ट से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? वैद्युत विभव का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए फॉर्मूला। देखिए, पहले इसको समझते हैं। एकांक धन परीक्षण, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं, मैं जो बताया हूं। ठीक है, देखिए, एकांक यानी कि दो बिंदु हो गया। क्या हो गया? दो बिंदु हो गया। इतना समझ में आया ना? अब दो बिंदु में जो भी अनंत से लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, क्या अनंत से लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से, क्या अनंत से। देखिए, इसमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किया गया कार्य, चाहे जो वो बिंदु हो, अनंत से जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इतना समझ में आया ना? देखिए, वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला होता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसे प्रेरित करते हैं? विभव वी से। याद कर लीजिए, वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट क्यू जीरो। वी बराबर क्या हो जाता है? डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, इतना समझ में। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है? जूल, जूल प्रति कूलम।
ये क्यू आवेश हो गया तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, ये डब्ल्यू कार्य का मात्रक जूल हो गया, तो क्या हो गया जूल प्रति कूलाम, क्या हो गया जूल प्रति कूलाम। यहीं से देख लेते हैं, अगर जूल प्रति कूलाम दिया गया है, क्या अगर जूल प्रति कूलाम दिया गया है तो इसे आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। क्या क्या होता है, वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी होता है। कोई भी खा दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा, क्या कोई भी गलत नहीं करेगा। अब इसका विमीय सूत्र का अलग से वीडियो बना रखा हूं, आप जाके देख लीजिएगा। इसका विमीय सूत्र मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, क्या होता है ML2 T-2, ये किसका हो गया W का हो गया, और Q का क्या हो गया AT, क्या AT हो गया। ए क्या होता है आपका एम्पियर होता है, T आपका क्या होता है समय होता है। अब देखिए T से ये कट गया, यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है A। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काटिए मत, आप इसको कैसे लिख सकते हो ML² T, यहाँ पर कितना है -2 है, ये T मत काटिए, T क्या करिए मत काटिए, यहाँ से चला जाएगा एक -3 हो जाएगा, यहाँ पर A आ गया आपका, समझ में आया ना। या तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है ML2 T-3 और फिर T-1, लेकिन ये मुझे नहीं सही लगता, ये ही करिएगा आप सब, ठीक है। समझ में आ गया ना विमीय सूत्र। चलिए वैद्युत विभवांतर देख लेते हैं, क्या चीज वैद्युत विभवांतर, ये क्या होता है। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B, यानी कि 2 बिंदु मान लेते हैं, यानी कि यहां से इसको विभवांतर यानी कि VA VB, क्या VA VB, और ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु A है, ये बिंदु कौन सा है बिंदु है B है। इसमें कहा गया है एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B के बीच किया गया कार्य, यानी कि जो बिंदु A है और बिंदु जो B है इसके बीच में, क्या इसके बीच में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, जो अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाने में जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं वैद्युत विभव। जो अनंत से लाते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और जो 2 बिंदुओं के बीच, क्या 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, क्या 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या कहलाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं VA VB इक्वल टू क्या होता है W/Q0। कैसे फॉर्मूला निकल रहा है पता है आपको, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q0 होता है, Q0 होता है। तो देखिए VA VB, V की जगह पर मैंने क्या रख दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 विभव है VA और VB, तो माइनस कर दिया मैंने। और इसका जो मात्रक होता है वैद्युत विभवांतर का सेम मात्रक होता है, एकदम क्या सेम मात्रक होता है। जो उसमें मात्रक बताए थे वोल्ट जूल प्रति कूलाम, यही इसमें भी मात्रक होता है। तो समझ में आ गया ना, वैद्युत विभवांतर की 2 बिंदुओं के बीच में जो किया गया कार्य होता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब अगले पेज में और आपको अगला हेडिंग बताता हूँ। चलो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कोई बिंदु आवेश के, क्या किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जिसे कोई भी बिंदु है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है ऐसे ही कि कोई भी बिंदु है, क्या कोई भी बिंदु, देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, चाहे जो बिंदु पर उसे क्या ज्ञात करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या वैद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है बात ना। इसमें देखिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ये 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ रहा, एक बिंदु क्या यहाँ रहा, 2 बिंदु आवेश है, इसको यहाँ से हम या इसको यहाँ पर मिला दिए, क्या इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मिला दिए, ठीक है ना। ये क्या है 2 बिंदु स्थिर है, एक का नाम हम Q0 कर सकते हैं, एक का नाम Q कर सकते हैं, ये Q हो गया, ये क्या आपका हो गया Q0 हो गया। अब इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं हम, R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी। कितना समझ में आया ना। अब इसमें लिखा है कि माना कोई +Q कूलाम एक बिंदु आवेश स्थिर है। पहले हम ध्यान दीजिएगा, पहले हम एक कूलाम मान लेते हैं, क्या एक कूलाम आवेश मान लेते हैं, उसका नाम हम Q रख देते हैं। फिर Q से Q0 दूरी पर, यानी कि Q से कोई बिंदु एक Q है आवेश है, वहां से कोई बिंदु Q0 पर R दूरी पर, क्या R दूरी पर
Q0 स्थिर है या Q0 स्थिर है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम कूलाम के नियमानुसार ज्ञात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कूलाम का नियम का। कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर क्या हो जाता है, 1/4πε0, क्या 1/4πε0 इंटू यहाँ पर Q0 और एक का नाम Q1 भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा बात ना। नहीं तो आप Q भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कहोगे भाई ये काट पीट रहे हो। Q0 बटे क्या हो जाता है, R²। कूलाम का नियम यही तो आता है ना, समीकरण नंबर हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अभी जस्ट पहले वैद्युत विभव का एक फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर W/Q0 Q0, ऐसे भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। और W क्या होता है, कार्य होता है, Q आवेश होता है, तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है, W = होता है F × R। W बराबर क्या हो जाता है, F × R। तो W की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, F × R बटे Q0 या Q0। समीकरण नंबर इसको हम क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। F का वैल्यू इसी में रख देते हैं, क्या इसी में रख देते हैं, यानी कि लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में F का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रख देते हैं, F का मान रख देते हैं। समीकरण किसमें, 2 में F का हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, V = F की जगह पर ये पूरा रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R², क्या R² बटे के, देखिए F की जगह पर अभी इतना रखा हूं, तो अभी क्या बच रहा है, इंटू यानी कि गुड़े, R भी बच रहा है, R लिख लो ऐसे सेम, समझ में आया इतना ना। F की जगह पर जो भी था वो मैंने लिख दिया, क्या था, F = 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R² इंटू R कहाँ से लिया, R था यहीं पे रख रहा हूँ, इसी पे रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रख रहा हूँ। F की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, R है सेम लिख दिया, Q0 है या Q0 है, इसको भी मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ से आपका कुछ कट जा रहा है, ये देखिए ये कट गया, आपका ये कट गया, और यहाँ देखिए R² है, यानी कि R कितनी बार है आपके पास, 2 बार है, एक बार यहाँ से काट देते हैं हम, तब क्या क्या आपके पास बच गया, V = हमारे पास बच गया 1/4πε0 इंटू Q/R, ये भी वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। V = क्या हो जाता है, 1/4πε0 इंटू Q/R। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है, जब फॉर्मूला आपको आता रहेगा। एक बात याद रखिएगा, जोश बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है, बिल्कुल भी कम नहीं होने देना। जहां पर भी आपको डाउट होता है, जहां भी आपको दिक्कत होता है, आप कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लेसन 2 पूरा का पूरा आज दी एंड करने वाला है। तो चलो अब हम किसमें देखते हैं, अगला हेडिंग अगले पेज में। लो जी, ये भी आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यार, लेसन 1 अगर आपने देखा था पूरा लास्ट तक, तो आपको समझ में एक चीज़ जरूर आया होगा, जो मैं बार बार कह रहा था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी दोनों था ना, अच्छी और निरक्षी स्थिति में क्या ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र। लेकिन इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, वैद्युत विभव, यानी कि लास्ट में इसमें विभव कह दिया है, उसमें विद्युत क्षेत्र था। क्या था, विद्युत क्षेत्र था। इसमें क्या है, वैद्युत विभव है। क्या है, वैद्युत विभव है। इतना समझ में आया ना, समझ में आया। मैं क्या कह रहा हूँ, कह ये रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र लेसन 1 में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना वो इम्पॉर्टेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा कम ये इम्पॉर्टेंट है, यानी इम्पॉर्टेंट है, यानी पढ़ के आपको जाना है। तो यार देखिए, पहली बात आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज कैसे हो जाते हैं,
लोग वैद्युत विभव का वैद्युत क्षेत्र समझ लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र वाला लगा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र वाले की जगह वैद्युत विभव लगा देते हैं, जहाँ पर मतलब उल्टा कर देते हैं बहुत लोग। तो आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आप इस स्टडी से पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक डाउट का सोल्यूशन हमारे पास है, हर एक डाउट का सोल्यूशन हमारे पास है, आपके पास है। तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। तो क्या क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, क्या माइनस क्यू एक ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं, एक प्लस क्यू ले लेते हैं। इतना समझ में आया, पहले एक माइनस क्यू ले लेता हूँ और एक प्लस क्यू ले लेता हूँ, तो साथ में करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आ गया, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। अब इससे यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए। सबसे पहले जब भी आएगा अच्छी निरक्षी के लिए, तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक माइनस ले लेता हूँ और एक प्लस ले लेता हूँ, और इसके बीच की दूरी जो है, एक यहाँ पर मध्य बिंदु भी होगा, क्या होगा, एक मध्य बिंदु भी होगा, इसे क्या मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, एक मध्य बिंदु ओ है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल हो जाएगा। अगर हम पूरा दूरी माने तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा आपका, 2l हो जाएगा। पूरा दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू के दूरी के बीच की दूरी 2l हो जाएगा। तो देखिए, अब मध्य बिंदु से कहीं एक बिंदु P है, मध्य बिंदु से कोई एक बिंदु P है, तो मध्य बिंदु से एकदम मध्य पे ही होगा, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, कोई बिंदु एक P है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको यहाँ से ऐसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिए। इतना समझ में आ रहा है ना, दिख तो रहा होगा अच्छे से क्लियर। अब यहाँ से फिर इसको भी ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे, डाट डाट करके आप मिलाइएगा, ठीक है ना, ऐसे मत मिलाइएगा। इतना समझ में आया ना। अब ये जो O से P की बीच की दूरी है, इसको हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। O से P की दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, देखिए जब यहाँ पर माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसके लिए भी हो जाएगा, क्यू आवेश के लिए माइनस क्यू आवेश के लिए और प्लस क्यू आवेश के लिए भी सेम यही हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपको। इतना समझ में आया ना। यही चीज यहाँ पर लिखा हूँ कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव तो एक ही होगा, यहाँ पर दो आवेश भले ही हो जाएंगे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू हो, इसके बीच की दूरी क्या है, टोटल दूरी बताएंगे, बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु O से कोई मध्य बिंदु P है और उसके बीच की दूरी क्या है, R है। मध्य से जो बीच की दूरी है, उसके बीच की दूरी क्या है, R है, जहां पर मुझे वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, यानी कि मुझे यहीं पर ज्ञात करना है। क्या करना है, यहीं पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, बहुत आसान है, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का आपको। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, चाहे प्लस क्यू के लिए चाहे माइनस क्यू के लिए। जब ये याद रखना है, जब माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तो माइनस आगे रखेंगे, अगर प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो प्लस आगे रखेंगे। समझ में इतना ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत विभव। प्लस के लिए निकाल रहा हूं ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला क्या निकालूंगा, वैद्युत विभव निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, विभव है, यानी कि V बराबर क्या हो जाता है, अभी मैं जस्ट इसके पहले क्या, यानी कि दूसरे पेज पे आप कह सकते हैं, तीसरा पेज है ना आपका, दूसरे पेज पे एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। बताया था कि नहीं बताया था, वैद्युत विभव का बताया था ना। अब यहाँ पर इसीलिए फॉर्मूला वो बताया था, उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं था, लेकिन फॉर्मूला बताया था। आर क्या हो गया आपका, P से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी P से माइनस क्यू से और P से प्लस क्यू की दूरी क्या होता है, R होता है। तो R की जगह पर वही रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस यल स्क्वायर। इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत विभव सेम यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के लिए निकाल रहा हूं, तो आर की जगह पर यही सेम रख दूंगा क्योंकि प्लस के लिए भी यही चीज था, माइनस के लिए भी यही चीज था, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया आपको, समीकरण 1 समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2। अब हम विद्युत द्विध्रुव P के कारण परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। लिख लीजिए आप, नहीं तो भूल जाएंगे, बता दे रहा हूं जो। अतः विद्युत विभव, क्या, विद्युत विभव P के कारण परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यानी कि जब V यहाँ पर भी है, V1 V2 भी मान सकते हैं आप, V1 इसे मान लो, इसे V2 मान लो, ठीक है। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 जोड़ लेंगे दोनों को, तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू जो है रख दो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। प्लस का निशान है, लिख लो, ठीक है। अब V2 की वैल्यू यहाँ पर है, रख लो 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब एक चीज मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइएगा आप सब भी, 1/4πε0। अब ये एक चीज यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जब V बराबर हम ज्ञात करेंगे, यही चीज याद रखने वाली बात है, V बराबर जब ज्ञात करेंगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुझे ज्ञात करने के लिए V बराबर V1 माइनस V2 करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका पूरा क्या हो गया, कट गया। क्या आ गया आपका, V इक्वल टू 0 आ गया, V इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जब भी आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए आप सब निकाल लेंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 हो गया। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब निरक्षीय देख लिए, तो अब अच्छी भी देख लेते हैं। चलो अगले पेज में, अगला हेडिंग जो है, जैसे कि निरक्षीय मैंने आपको बताया, क्या निरक्षीय बताया, अब आ गया अच्छी, क्या आ गया, अब अच्छी आ गया, क्योंकि मैं वैद्युत क्षेत्र के लिए भी अच्छी निरक्षीय दोनों ज्ञात किया था, वैद्युत विभव के लिए भी ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है, लगभग उसी प्रकार से मैं लिख लिया हूं हिंदी, इसलिए बताया था आपको। जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो जोश बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो मत कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज, किस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आया, शायद आपको इस प्रकार से और कोई बताए, ठीक है। तो इसलिए आपको भागने से, भटकने से अच्छा है आप इसको टाइम देकर, टाइम देकर आप अच्छे से इसमें लग जाइए, जुट जाइए और एक परिश्रम करिए सही से, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बात याद रखना आप सब। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति के कारण अब ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसके कारण ज्ञात कर रहा हूं, अच्छी स्थिति के कारण ज्ञात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं अच्छी स्थिति के लिए। तो देखिए, माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले बना भी लेंगे, तो बना लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। यहां पर एक मध्य बिंदु होगा जिसका नाम क्या कर देते हैं, O। एक माइनस आवेश होगा, एक प्लस आवेश होगा, ये एक A होगा, यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें कहा है, माना एक AB विद्युत द्विध्रुव है, बन गया, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, बना ही है, माइनस क्यू एक आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश से, दोनों मिलकर बने हुए हैं। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, एक प्लस क्यू आवेश के मिलकर बना हुआ है, इतना समझ में आया।
बताइएगा, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की दूरी पूरा क्या है, इनकी बीच की दूरी 2l है, यानी कि अगर मैं मानूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। सबसे पहले चाहे जो हो, अगर आपको अच्छी और निरच्छी ज्ञात करने के लिए बोला, चाहे वैद्युत विभव के लिए हो चाहे वैद्युत क्षेत्र के लिए हो, सबसे पहले आपको इतना बनाना ही बनाना है सब चीज में। ठीक है, इतना समझ में आना। फिर देते हैं O से R दूरी पर, क्या, O से लेकर R दूरी पर, यहां से लेकर R दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहां पर मान लेते हैं P है। क्या है, P है। मैंने कहा कि R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। इतना समझ में आया। ये देखिए एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करना है, यहीं पर ज्ञात करना है। अगर मैं कहूं कि भैया इसको यहां से मिला दो हल्का, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, R माइनस यल हो जाएगा। अगर कहूं यहां से लेकर, तो यहां से प्लस में हो जाएगा पूरा R प्लस यल। यानी कि अगर O से P की दूरी R है तो प्लस Q से P की दूरी R माइनस यल है, और माइनस Q से P की दूरी R प्लस यल है। इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। समझ में आया ना, इतना कर लीजिएगा आप सब। चलिए अब ज्ञात करता हूँ आगे का फटाफट। अब देखिए माइनस Q के लिए भी निकालूंगा और प्लस Q के लिए निकालूंगा, बस इसमें सिर्फ अंतर क्या था, एक अंतर था। जब माइनस Q के लिए निकाल रहा था तो माइनस Q ले रहा था, जब प्लस Q के लिए निकाल रहा था प्लस Q ले रहा था। जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर हम प्लस Q के लिए निकालूं सबसे पहले, तो प्लस Q आप माइनस के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत विभव, वैद्युत विभव, मैं बार बार कहा था कि वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर क्या हो जाता है, V1 लेंगे। क्यों, क्योंकि दो आवेश लेना पड़ता है यार, बाद में फिर करना पड़ता है ना। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। ये तो फॉर्मूला होता है। R की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस Q के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब मैं प्लस Q के लिए निकाल रहा हूं तब R माइनस यल होगा। देखिए प्लस Q के लिए R माइनस यल होगा और माइनस Q के लिए R प्लस यल होगा, बस ये याद रखिएगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस यल। क्या हो जाएगा, R माइनस यल हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात कर लेंगे। आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस Q आवेश के लिए मैंने अभी जस्ट ज्ञात किया, अब माइनस Q के लिए नहीं ज्ञात कर रहा हूं मैं। समझ में आया ना। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सिर्फ माइनस के लिए जब ज्ञात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q अपान R हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, R स्क्वायर था, तो उसमें कूलाम का नियम लगता था जो था, उसको मैं बता दिया था आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो V2 इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपान R। R की जगह पर क्या रखेंगे हम, बस ध्यान रखिए माइनस Q के लिए जब ये निकाल रहा हूं तो R प्लस यल रखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q R प्लस यल। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। इसमें भी लिखिएगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 माइनस V2। अब V1 की जगह पर आपका ये रख दूंगा, V2 की जगह पर ये रख दूंगा। तो चलो अगले ही पेज में इसको अगर करूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसी पेज में करूंगा तो जगह भी नहीं है, इसीलिए समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए यहीं पर ही कर देता हूं। तो V इक्वल टू इतना देख लिया ना। अब देखिए इसमें देख लीजिए,
क्या है, v इक्वल टू v1 माइनस v2, यही है ना। अब v1 की वैल्यू रख देते हैं जो कि आपके उसमें है, ऊपर देख लीजिए, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, माइनस v2 की वैल्यू क्या रख लूँ, 1/4πε0 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस ही रहेगा भैया, क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया मैंने, और क्या हो जाएगा, क्यू अपान आर प्लस यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर प्लस यल हो जाएगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको देखिए, ये समझ में आ गया अच्छे से ना, कोई दिक्कत यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा आप सब। अब देखिए ध्यान से, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, 4πε0 भी कॉमन है। अब कहो कि भैया आर माइनस यल भी है, तो कहाँ है भैया, आर माइनस यल है यहाँ पर, तो आर प्लस यल है, तो कहाँ कॉमन बनता है, जो कॉमन है वो तो बता ही रहा हूँ मैं, v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 1/r माइनस यल माइनस के 1/r प्लस यल, ये बचा हमारे पास फाइनली। समझ में आया इतना ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा, जिसे आप तिर्यक भी कहते हैं, 4πε0। कुछ नहीं यार, बस गुणा सूड़ा करना है, और इसको आपको भी आ जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपको, आर प्लस यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर प्लस यल। यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का है, लिख दो आर माइनस यल बटे, देखिए क्या हो जाएगा, आर माइनस यल आर प्लस यल, किसका फॉर्मूला है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का। इतना तो समझ ही जाते होंगे यार, 12th में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, q अपान 4πε0 आर प्लस यल माइनस आर, देखिए इसको भी हटा दीजिए ना कोष्टक, माइनस आर माइनस यल बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। देखिए कट रहा है कुछ, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, आर से आपका आर कट गया, सॉरी ये आर है ये यल है, ठीक है, यल थोड़ी ना कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, यहाँ पर क्या बच रहा है, अब इसको कोष्टक हटा दो, यल यल क्या हो गया, 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर क्या हो जाता है, 2ql होता है ना। अब यहाँ पर अगर Q मैं कर दूं गुणा, तो हमारा हो जाएगा एक फॉर्मूला, तो 2ql आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, P, क्योंकि मैंने बताया कि P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। तो v इक्वल टू 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इतना समझ में आया ना। अब मान लेते हैं यल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यल स्क्वायर को नगण्य, उसमें भी मानना था यही, वैद्युत क्षेत्र जब ज्ञात कर रहे थे, नगण्य मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नगण्य मतलब एकदम शून्य, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू P अपान आर स्क्वायर, ये आ गया आपका, ये निगमन था आपका, ये निगमन करना था आपको। समझ में आया ना, ये विभव v इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू P बटे आर स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना था। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। चलो अगला हेडिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, देखिए किसी एकांक आवेश को अनंत से पास लाने में निकाय की रचना में किया गया कार्य या व्यय किया गया ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि अनंत से, क्या अनंत से एकदम लास्ट से लाने में किया गया कार्य, एकदम अंत से लास्ट से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या व्यय किया गया जो ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझिए स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, कि किसी एकांक आवेश को अनंत से एकदम यानी कि लास्ट से पास लाने में जो किया जाता है कार्य या जो ऊर्जा व्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझते हैं, किसी एकांक आवेश को अनंत से पास लाने में जो किया जाता है कार्य उसे हम स्थितिज
ऊर्जा कहते हैं। इतना समझ में आया ना। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? अनंत से, क्या अनंत से लाए गए कार्य। जैसे एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ ब्लैक रेड पेन से। यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया। ये मान लेते हैं अनंत से कोई भी बिंदु है, यहाँ से लाया गया जो कार्य होता है इसे Q1, इसे Q2 मान लेते हैं। इसके बीच की दूरी R होगी। तो V इक्वल टू क्या होता है? V बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। V इक्वल टू क्या होता है? V 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R, या Q बटे R जब एक ही है तो Q1 चाहे Q, इतना ही कर सकते हैं आप। ये होता है। फिर से इसको समझिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जो अनंत से, ध्यान से सुनिए, अनंत से बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। पहली बात, अनंत से पास लाने में जो किया जाता है कार्य, या जो हमारी व्यय होती है ऊर्जा, जैसे हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो हमारी ऊर्जा तो व्यय ही हो रही है ना, लेकिन आपके तो फायदा हो रहा है ना। यानी कि जो मेरा ऊर्जा व्यय हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप किसी भी काम से चले गए और वो काम हुआ ही नहीं आपका, वो क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा हो गया। ये फालतू में काम चला गया भाई साहब, ये होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/R। Q1 मैं क्यों किया हूँ अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ ये Q1 के लिए निकाला हूँ, अगर आवेश Q2, क्या आवेश Q2 को अनंत, क्या अनंत से समीप, अनंत से समीप यानी Q2 यही है ना, समीप लाने में किया गया कार्य किसे प्रेरित करते हैं? W। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VQ। क्या होता है? W बराबर VQ होता है। यही होता है ना भैया, समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाता है? VQ। अब यहाँ पर Q1 पहले से ही है और यहाँ पर Q2 के लिए पूछा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या रख दे रहा हूँ? Q2 रख दे रहा हूँ। समझ में आया ना? V बराबर मैंने ये फॉर्मूला निकाला था तो V की जगह पर ये रख दूंगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। ये आपका क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया। W बराबर क्या होता है? VQ2। W बराबर क्या हो गया? V की जगह फॉर्मूला रख दिया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। W बराबर लिख दिया मैंने, ठीक है। और कहीं कहीं पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर U बराबर भी रहता है। क्या रहता है? U बराबर भी सेम फॉर्मूला रहता है। तो इससे डरिएगा मत, क्योंकि मैं हूं, आपको सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हो गया? U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। अगला है आपका विभव प्रवणता क्या होता है, ठीक है। क्या विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता दूरी में होने वाले परिवर्तन। देखिए प्रवणता, परिवर्तन, इसी में समझिए इसको। प्रवणता यानी कि परिवर्तन। देखिए विभव प्रवणता दूरी में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष विपक्ष विभव में परिवर्तन होने की दर को, दूर होने की दूर विभव प्रवणता कहलाते हैं। यानी कि जो दूरी में होने वाला परिवर्तन होता है उनके सापेक्ष विभव के परिवर्तन होने की दूर विभव प्रवणता कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि विभव में क्या? विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बराबर, देखिए विभव में परिवर्तन माइनस क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा X, दूरी में परिवर्तन। ये होता है फॉर्मूला, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ऐसे भी आ सकता है कभी कभी। क्या दे देते हैं? विभव, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं मैं। विभव प्रवणता, क्या? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध,
मैंने कहा ना ऐसे भी कभी कभी दे देते हैं। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर भी माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है। आई होप इसे भी आपको समझ में आया होगा। स्थितिज ऊर्जा भी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, इसके बाद मैंने आपको विभव प्रवणता बताया। अब आपका अगला हेडिंग अगले पेज में चलो देखते हैं। अगला हेडिंग आपका जो है, एक समान वाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसको घुमाने में किया गया क्या कार्य। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा, विद्युत क्षेत्र बना लूंगा, क्योंकि यहां पर है विद्युत क्षेत्र, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र बनता है ना भैया। तो बन गया आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव इसी में बना लो, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होता ही है, बताया भी था मैं आपको। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लेते हैं। जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे है, ऐसे है। इतना समझ में आया ना, ये तो बहुत आसान था यार, आपको भी आसान लगा होगा। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र बनाना है। अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हैं और पहला लेसन का भी वीडियो देखे होंगे तब तो आपको मजा ही मजा है भाई साहब, कतई मजा ही मजा है। बता दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए इतना समझ में आया ना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे प्रेरित करते हैं, टाउ से। बताया था आपको, टाउ बराबर पहले लेसन में टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि जो विद्युत द्विध्रुव को अल्प को डी थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य, डी थीटा लिख लो। यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प को डी थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य किसे प्रेरित करते हैं, डब्ल्यू से। किससे प्रेरित करते हैं, डब्ल्यू से। तो डी थीटा यानी कि डी डब्ल्यू हो जाएगा तब। तो कार्य किसे प्रेरित करते हैं, डब्ल्यू से। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है पीई साइन थीटा इंटू थीटा, यानी कि किस, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। कितने पर घुमा रहा हूँ, डी थीटा पर घुमा रहा हूँ। क्या किस पे घुमा रहा हूँ, डी थीटा पर घुमा रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन आपका क्या हो गया, डी थीटा हो गया। अब इसी प्रकार आपको विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो, थीटा कोण पर अगर घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या, यदि इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य, यानी कि फिर डब्ल्यू, किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो यानी कि 0 से थीटा अंश पर घुमाया जाएगा। क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन कर दे रहा हूँ इसका समाकलन किया तो डी हट ही जाएगा आपका। ये बचा आपके पास, समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए समाकलन, जिसको जो क्लास 12th में लिए होंगे समाकलन उनको आता होगा, अगर नहीं लिए है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है, बायो लिए है कोई बात नहीं। पीई तो आपका बाहर ही हो जाता है, पीई बाहर कर दो आप, तो हमारे पास क्या बचा, 0 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो पीई माइनस कॉस थीटा डी थीटा तो आपका खत्म ही हो जाएगा। क्या बच रहा है आपका, 0 और थीटा, डब्ल्यू बराबर, एक बार थीटा रख देते हैं और एक बार 0 रख देते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस जीरो, क्या कॉस जीरो, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस जीरो अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो W बराबर PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1। W बराबर क्या हो गया, PE 1, क्या W बराबर क्या हो गया, PE 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर क्या हो गया, PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैं इसको इधर कर दिया माइनस को, तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है ये बात। अब बोलोगे भाई ये जितना बताते हो सारा इंपॉर्टेंट है, क्या करूँ यार, बताना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब आपके पास टाइम कम बचेगा फिर मैं बताऊंगा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा चांसेस है पूछने का। तो यार बिल्कुल भी अपना जोश कम मत करिएगा, जिस प्रकार से मैं लगा हूँ उसी प्रकार से आप भी लगे रहो। पानी पी लो लेकिन छोड़ो मत, एकांत जगह पर बैठ जाओ लेकिन शांत जगह पर बैठो, चाहे जैसे हो अकेले बैठो, क्योंकि यह आवाज़ और किसी के पास तक नहीं जाना चाहिए। आपकी आवाज़ किसी के पास तक जाना नहीं चाहिए और किसी का भी आवाज़ आपके पास तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है, ये जो लेसन चल रहा है, ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। क्यों, क्योंकि ये क्लास 12th का है, क्लास 12th में लेसन 2 है और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और अगर आपका अच्छा स्कोर कर दिए, अच्छा नंबर ला दिए, तो आपका ही नहीं, आपके घर वाले का, आपका गांव वाले का, आपके स्कूल का भी नाम होगा। तो इसलिए आपके साथ साथ सोचिए कितने लोगों का नाम हो रहा है, तो वही सोचकर अगर आप पढ़ने लग जाओ तब भी बहुत है। आई होप इस तरह आप समझेंगे। तो चलिए अगले पेज में अगला देखते हैं। चलिए अब अगला हेडिंग देख लेते हैं, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होता है। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैद्युत धारिता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चालक कुचालक तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ फटाफट कि विद्युत धारा किस में प्रवाहित होता है। अगर लाइट है और उसमें आपने लोहा लगा दिया तो लोहे में पूरे लाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम का तार है तो उसमें लाइट आ जाएगा, तांबे का तार है तो उसमें लाइट आ जाएगा। क्या कागज के तार पे आएगा, सॉरी कागज में आएगा लाइट, नहीं आएगा। यानी कि चालक यानी कि जो धारा है उसमें प्रवाहित नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। यानी कि आसानी से, क्या लोहा है धारा प्रवाहित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। एल्युमिनियम है हो जाएगा, तांबा है हो जाएगा, कागज है हो जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कागज में लाइट नहीं आता है, कागज में धारा नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे कई चीज हैं जिसमें धारा नहीं। लकड़ी में अगर गीला लकड़ी रहेगा तो उसमें उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अगर सूखी लकड़ी रहेगा तो उसमें नहीं होगा। ट्राई मत करना कभी, नहीं तो फिर समझ लेना काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, चालक वही है कि जिसमें लाइट उत्पन्न होता है उसे चालक कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जैसे मैंने मान लिया क्या, ये एल्यूमिनियम, तांबा, तांबा भी, लोहा, ईटीसी इत्यादि। अब जैसे कुचालक सेम उल्टा, जैसे ऐसे पदार्थ है जिसमें धारा नहीं उत्पन्न होता, धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या कागज में होगा, क्या लकड़ी में होगा, क्या मोम में होगा, नहीं होगा जी। कुचालक वही होता है जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, और उसी से बच के रहना चाहिए। जिसमें धारा प्रवाह होता है उसमें बच कर रहना चाहिए, जिससे धारा प्रवाह नहीं होता। जैसे कागज में, कागज क्या, आप लाइट को ऐसे छू रहे हो, ठीक है, तो क्या लाइट उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। क्या लकड़ी अगर आप टच कर रहे हो जहां पर तार वायर खुला हुआ है वहां लाइट है और वहां पर टच कर रहे हो, क्या आपको झटकेगा, नहीं झटकेगा। क्या मोम है, मोमबत्ती जानते हो ना, अगर उसको लगाएंगे क्या झटकेगा, नहीं झटकेगा। लेकिन अगर वही जगह पर लोहा लगा दिए तो फिर समझ लेना क्या कर देगा, वो पटक देगा उठा के। तो इसलिए कुचालक वही होता है जिसमें धारा नहीं उत्पन्न होता है। तो जैसे एग्जांपल आप लिख लीजिए, कागज हो गया, आपका लकड़ी हो गया, आपका मोम हो गया। चलिए अब अगला देते हैं, समझ में आया गया होगा आपको। वैद्युत धारिता क्या होता है, क्या वैद्युत धारिता,
किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का अनुपात बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसका बीमा भी बताऊंगा, इसका मात्रक भी बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारिता क्या है? वैद्युत धारिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? जब किसी को भी भैया आवेश देंगे तो क्या होगा? उसके विभव का मान, जैसे अभी लाइट, आप बाइक चला रहे हो, क्या बाइक चला रहे हो, उसको एस्केलेटर फुल कर रहे हो, तो यार जितना ईठोगे उतना ही तेज वो भागेगा। क्या जितना ही उसको ईठोगे उतना ही तेज वो भागेगा। वही क्या होता है? वैद्युत धारिता होता है। जितना ही ज्यादा उसका कान पकड़ के तेजी से ऐसोगे, मतलब हैंडल, वही जो यार हाथ पे लगा रहता है, उसको जितना ही ऐठोगे उतना ही तेज वो क्या होगा? भागेगा, उतना ही तेज चलेगा। वही क्या होता है? वैद्युत धारिता होता है। वैद्युत धारिता क्या होता है? किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का जो अनुपात बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे Q प्रोपोर्शनल V या Q अनुक्रमानुपात V। अगर अनुक्रमानुपात हटा तो एक नियतांक के रूप में CV आ गया। C एक क्या है आपका? C एक नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है जो चालक की वैद्युत धारिता है। एक चीज समझ में आ गया होगा कि वैद्युत धारिता किससे प्रेरित करते हैं? C से प्रेरित करते हैं। तो Q बराबर क्या होता है? CV। तो अगर मैं C बराबर देखूं तो C बराबर हो जाएगा Q, V इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे V हो जाएगा। तो वैद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर QV। C क्या है आपका? धारिता है। क्या है? C धारिता है, Q आवेश है, V विभव है। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, इसका मात्रक देखते हैं। Q का क्या होगा? मात्रक कूलाम होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और कूलाम बटे वोल्ट क्या हो जाता है आपका? फैराड हो जाता है। चाहे तो आप ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों सही है। तो समझ में आया ना? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे वोल्ट होता है, फैराड भी होता है। इसका बीमा भी देख लेते हैं हम जरा सा। इसका बीमा होता है, बीमा निकालना आप सीख जाएंगे जल्दी ही। M-1 नहीं आता तो बता दीजिएगा, याद कर लीजिए। L-2 T⁴ A⁴ 2 ये क्या होता है? इसका बीमा होता है। किसका बीमा होता है? वैद्युत धारिता का बीमा कभी कभी पूछ लेता है, वैद्युत धारिता का मात्रक पूछ लेता है, विद्युत धारिता का सूत्र पूछ लेता है। तो वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर QV। आपने फॉर्मूला से इसको बता दिया, मात्रक को बता दिया, और मात्रक से ही आप बीमा बता दिए। अगर मैं पूछूं फैराड का क्या होता है बीमा, तो आप डायरेक्ट यही बता दीजिएगा। तो ये समझ में आया ना? आई होप समझ में जरूर आया वो। चलिए अब हम अगले पेज में अगला क्वेश्चन फटाक से देखते हैं। चलिए जी, टाइम भी बच रहा है और समझ में भी आ रहा है। क्या टाइम भी बच रहा है और समझ में भी आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना कमेंट करके। क्लियर समझ में आया ना? विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए, माना कोई ए त्रिज्या, क्या माना कोई ए त्रिज्या है, क्या है? ए आपका त्रिज्या है का गोलीय चालक किसी परावैद्युत में रखा है जिसका परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक कैसे ही पता करते हैं, जिसका आवेश प्लस Q है, इसके पृष्ठ समान है। इसको ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ पर प्लस 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 इसी प्रकार से रहेगा। ये प्लस प्लस है चारों तरफ, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो हम लिखेंगे चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव किसी पदार्थ का V, और इसमें त्रिज्या क्या है? ए है, याद रखिएगा। त्रिज्या क्या है? ए है। तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है वैद्युत विभव का? V बराबर होता है 1/4πε0। एक नियतांक के रूप में आ जा रहा है, तो नियतांक क्या है? K है, इंटू Q/, इसमें त्रिज्या क्या है? A है, ये रख देंगे। तो समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो हम नीली पेन से प्रयोग कर लेते हैं। अब चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता C क्या होता है? चालक की धारिता अभी जस्ट में बताया था, C बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? C बराबर QV। इसीलिए सीरियल बाय सीरियल बता रहा हूँ कि इसको वैद्युत धारिता के बाद इसको आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आप संधारित्र बता दूंगा, ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ना जी। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q/V हो जाएगा। यहाँ से मुझे V का फॉर्मूला रखना है, यानी कि V = अगर मैं ज्ञात करूँ तो V = हमारा क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V = Q/C हो जाएगा। V की जगह पर ये सारे हैं तो रख देते हैं 1/4πε0
के इंटू वी की जगह पर ये था, अभी क्या है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू अपान सी। ये क्या है आपका ए है। समझ में आया ना, इतना समझ गए होंगे। अब ये क्या है, ये आके आपका बटे में हो जाएगा, सी को इधर ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू के हो गया आपका ना क्यू इंटू क्यू अपान ए बटे ये क्यू इधर भी आ जाएगा तो इक्वल टू 1/c। क्यू से क्यू आपका कट गया तो आपके पास क्या बच गया 1/c बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ए भी बच रहा है, यहीं पे ए भी लिख दो, ये हो गया। तो सी बराबर हमारा क्या आ गया फाइनल वाला, सी बराबर आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए। क्या हो गया सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए। और कभी कभी जब निर्वात और वायु के लिए हम ज्ञात करेंगे, निर्वात और वायु, जब निर्वात और वायु के लिए हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा के बराबर 1 हो जाएगा। तो सी बराबर हमारा क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। एक फॉर्मूला इसका भी हो गया सी का। अगर विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए बोले तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए का फॉर्मूला लगाइएगा। अगर सिर्फ वैद्युत धारिता ज्ञात करने के लिए भी बोले तो सी बराबर क्यू ए रखिएगा। ठीक है, अगर आवेश दिया है इसमें और विभव दिया है तो वो रखिएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए जी अगले पेज में आ गया मैंने। जोश उमंग उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं करना है, क्योंकि आपको लेसन 2 पूरा सीखना है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से सीखना है, तो इसलिए पूरा लास्ट तक भी देखना है आपको। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, क्या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। किसी चालक की आवेशित करने में किया गया कार्य वह चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जब ज्ञात करने के लिए बोले तो किसी चालक की आवेशित करने में किया गया कार्य वह चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे अब हम ज्ञात करेंगे प्रारंभिक में विभव। प्रारंभिक में विभव कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और अंतिम में विभव, अंतिम में विभव क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे विभव का औसत मान, विभव का औसत मान, विभव का औसत मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + v बटे के 2, क्योंकि क्या हो जाता है पहला दूसरा जोड़ के आधा कर दो, पहला दूसरा जोड़ के पहला और अंतिम जोड़ के बटे 2 कर दो, तो क्या आ गया आपका v/2 आ गया। ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू औसत विभव, औसत विभव। W बराबर क्या हो जाता है Q इंटू औसत विभव, तो W बराबर Q इंटू औसत विभव। औसत विभव क्या आपका आया है v/2 आया है, तो यहाँ पर ये रख लिए। तो क्या हो गया QV हो गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू V/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो V बराबर, नहीं तो U बराबर भी लिख सकते हो 1/2 इंटू QV। ये दोनों फॉर्मूला, जहां पर W है यहाँ पर U सिर्फ कर दिया हूँ बस। इतना समझ में आ गया आपको, है आसान कि नहीं जरा बताइएगा कमेंट करके। इतना समझ में आया ना। कभी कभी आ जाता है कि वैद्युत धारिता इसी में ज्ञात करने के लिए, क्या चीज वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता यानी क्या, बार बार बताए होंगे यार, सी बराबर क्या हो जाता है, सी बराबर Q इंटू V। अगर यहाँ से मैं Q ज्ञात करूँ तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V हो जाता है। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए C की जगह पर मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं, एक चीज़ जरा बताइएगा हमें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं रख सकता हूँ Q बराबर C की जगह पर 1/2। देखिए ध्यान से, पहले अच्छे से पहले समझिए,
एक बात बताऊं, इसको समझने से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं देखूं तो v बराबर एक फॉर्मूला क्या हो जाता है, q अपान सी। अगर मैं डायरेक्ट यार फॉर्मूला पे रख देता हूं तो u बराबर क्या हो जाता है आपका 1/2 CV²। इसको मैं एक वीडियो में अलग से बता दूंगा सारा फॉर्मूला, जो इससे 1/2 वाला आते हैं ना। कभी कभी आ जाता है u बराबर क्या 1/2 Q²/C। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, इसको मैं निगमन जो है बाद में बता दूंगा। आई होप इसको समझ में जरूर आया होगा। चलिए मैं अगले पेज में अब चलता हूं और देखता हूं। अगला हेडिंग है संधारित्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संधारित्र क्या होता है कि जब दो समान है, क्या दो समान चालक को ऐसा जोड़ा जाता है, जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, दोनों देखिए बराबर दूरी पर है। मेरे से तो बराबर उतना बना नहीं, जैसे ढोलक बन गया है। एक प्लस ही होगा, पूरा प्लस होगा, यानी कि प्लस आवेश हो जाएगा इधर वाला, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस आवेश है। ये मान लेते हैं क्या है, ये है धातु की छड़, धातु की छड़ है। इसको हम किससे जोड़ दिए हैं, पृथ्वी से। क्या है ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है आपका पृथ्वी है। देखिए संधारित्र दो चालक हैं, दो चालक को ऐसे जोड़ा जाता है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश को अति निकट स्थिर हो, यानी कि दोनों समान दूरी पर स्थित हो। बस यही होता है क्या, कि दो ऐसे चालक हैं जो समान भी हैं और विपरीत भी हैं। ठीक है, एक समान विपरीत, यानी कि एक प्लस है एक माइनस आवेश है ना, तो जितना प्लस आवेश होगा उतना भी माइनस आवेश होगा, और ये दोनों क्या है निकट स्थित हो, उससे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, कि जब दो ये क्या है, दो छड़ है धातु की, जो दो छड़ को विपरीत, देखिए एक प्लस एक माइनस आवेश हो, तो दोनों अति निकट स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का एक फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या हो जाता है, C बराबर Q/V हो जाता है। ये होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं तो आप इसको ऐसे इसको रहने ही दीजिए। ये पृथ्वी से जोड़ दिए तो C बताया थे आपको पहले ही, तो ये इतना ही आपको लिखना है इसमें। अगला जो आपका है संधारित्र की धारिता में, क्या है इसमें संधारित्र की धारिता में, कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है। कोई एक प्लेट है, उसको क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से, इतना समझ में आया ना। संधारित्र को किसी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है, तो आवेश देने के कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका सूत्र, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए इसमें दो, इसमें भी ऐसे बना लेंगे, दो छड़ ले लेते हैं, एक पृथ्वी से जोड़ देते हैं, एक इसमें से क्या होता है करंट होता है, ऐसे, सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए, समझ में आया इतना ना। एक प्लस होगा, ये प्लस से किधर जाएगा, माइनस की हो जाएगा, इस प्रकार से। समझ में आया ना इतना बात। ये बीच की दूरी क्या है आपकी, d है। बीच की दूरी क्या है आपका, d है। बीच की दूरी क्या है आपका, d है। अब एक फॉर्मूला होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए, E बराबर क्या हो जाता है, E बराबर हो जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन 0 भी बहुत लोग कहते हैं, मैं एप्सिलॉन 0 भी कहता हूँ, एप्सिलॉन नॉट भी कहता हूँ, तो जो भी आप समझिएगा वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काटेगा नहीं, क्योंकि किसी से बताना आपको है नहीं। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के, जहाँ इसमें सिग्मा जो है आपका, जहाँ सिग्मा बराबर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा क्या है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो समझ में आया सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा इक्वल टू हो जाता है Q/A। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, Q/A हो जाता है। तो यहाँ से देखिए E बराबर क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला का और है Q/एप्सिलॉन 0 के A। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप ना ही समझें, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट तो ये है नहीं, बस वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं लंबा बताऊँगा तो ये आपको कम से कम समझ लो 20 मिनट एक ही इसी फॉर्मूला में लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। एक और होता है कि समांतर, क्या समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता, संधारित्र
में धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू रख देते हैं Q अपान एप्सिलॉन 0 KA इंटू डी, ये हो जाएगा V इक्वल टू। समझ में आया ना। और आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपान A। Q क्या है आपका, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अब अगले पेज में देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला हेडिंग है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए माना धातु की दो छड़ी अक्ष तथा वाई, इसमें डायग्राम बनाऊंगा नहीं, फटाक से बताऊंगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको मैं बता देता हूँ, आपको चिन्हित कर देता हूँ, ठीक है ना। तो माना धातु की दो प्लेट हैं एक्स और वाई है, एक्स प्लेट को विद्युत मशीन से प्लस क्यू आवेश दे दिया जाता है, तो वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जो कि मैंने आपको जस्ट पीछे बताया, वैसे भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो प्लेट पर विद्युत क्षेत्र सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान वी। सी बराबर क्यू का एक फॉर्मूला होता है क्या, क्यू बटे क्यू इंटू डी बटे वी है, तो वी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के ए लिख सकता हूँ। क्यू से क्यू आपका कट गया, तो क्या बचा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बटे के डी फैरड, ये होता है, ठीक है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या किसे कहते हैं, किसी चालक तार के क्षेत्रफल पर विपरीत आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जो विपरीत आवेश होता है उसको पृष्ठ क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलो अब अगला देखते हैं अगले पेज में फटाक से। चलो जी अगला जो हेडिंग है आपका इंपॉर्टेंट है, संधारित्रों का संयोजन। दो तरह से होता है संधारित्रों का संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितनी तरह से होता है, दो तरह से होता है, श्रेणी क्रम से और समांतर क्रम से। समझ में आना। तो सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम देख लेता हूँ, इसके बाद हम क्या देख लेता हूँ, समांतर क्रम देख लेता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सब भी, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, हेडिंग डालिए, ठीक है। अब इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, देखिए ध्यान समझिए। यहां पर एक मैं बैटरी से क्या जो किसको कर देता हूं, जोड़ देता हूं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। बैटरी तो प्लस प्लस होगा ही नहीं, नहीं तो दब जाएगा यार, जलेगा ही नहीं कुछ तो, ठीक है ना। इसमें बीच में इसके प्रतिरोध बना दूंगा, ठीक है। चाहे जितना भी मैं प्रतिरोध बना सकता हूँ, ये बात याद रखना, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जितना प्रतिरोध बना सकता हूँ। तो इसके बीच में प्रतिरोध कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इतना समझ में आया ना। श्रेणी क्रम में संयोजन में यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, प्रतिरोध बना दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया, देखिए कोई यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम मैंने दे दिया ए, यहाँ पर कोई बिंदु है बी। चाहे जितना प्रतिरोध पहली बार मैं बना सकता हूँ, चाहे जितना भी, और इस प्रतिरोध का नाम हम दे देते हैं R1, R2, R3। क्या है, R1 हो गया, R2 हो गया और R3। और इसमें का जो विभव है वह क्या है, विभव भी भिन्न भिन्न रहता है, याद रखिएगा, V1, V2, V3, इसका तीनों विभव क्या है, अलग अलग है। V1 है, V2 है, V3 है। देखिए इस विधि में जो जोड़े गए प्रतिरोध हैं उनके सिरों से मिलाकर जोड़े गए हैं। जो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। इसमें निम्नतः 3 प्रतिरोध हैं, चाहे जितना प्रतिरोध भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, मैं 3 समझाने के लिए आपको लिया हूँ, ठीक है ना। देखिए एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान से समझिएगा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, क्या, ध्यान से सुनिए, पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे, क्या,
तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे यानी कि दूसरे सिरे भी कह सकते हैं, तो तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाऊं? फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? इस विधि में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध निम्नतः 3 है। क्या है? निम्नतः 3 है। इसमें पहले प्रतिरोध, ऐसे लिखिएगा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे यानी दूसरे सिरे, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है? बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इतना तो आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें जो है धारा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो धारा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, धारा समान बहता है। इसमें नोट करने वाली पॉइंट है, धारा समान बहता है। किसमें समान बहता है? श्रेणी क्रम संयोजन में। जबकि जो विभव है, विभव भिन्न भिन्न होता है, विभव भिन्न भिन्न होता है। विभव क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न होता है, जबकि धारा समान रहता है। क्या होता है? धारा समान रहता है। अब हम जितना मैं बताया हूं उतना आप लिख सकते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना, एक बार और वैसे बोलते हुए चले जा रहा हूं। लिखिएगा, इस विधि में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध उनके सिरों से मिलाकर जोड़ते हैं, यानी कि हर एक सिरे से मिलकर बना होता है, जुड़ा हुआ होता है। ऐसे मान सकते हैं, इसमें माना 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और यहाँ पर इसका हम क्या कर सकते हैं? विभवांतर द्वारा मिला दिए। बस यार जैसे बताया था वैसे लिख लीजिए, बार बार बताऊंगा, आपको भी बोर होंगे, किसी को समझ में जो आ गया होगा वो इधर उधर कर रहा होगा और आप सबको भी अच्छा नहीं लगेगा। जिसको आ गया होगा और जिसको नहीं आया होगा, भैया एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, यही कोई दिक्कत नहीं है, पैसा थोड़ी लग रहा है यार। अब देखिए, अब हम निकालेंगे R1, क्या? R1 के सिरों का विभवांतर, विभवांतर यानी क्या? V। तो विभवांतर, इसमें विभव क्या है? भिन्न भिन्न है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है वैसे विभव का, जल्दी बताओ। V इक्वल टू IR हो जाएगा। तो इसमें जो प्रतिरोध है अलग अलग है। जब पहले विभव के लिए लिया हूं तो प्रतिरोध भी क्या होगा? पहला होगा। जब पहले के लिए लिया हूं तो पहले का पहला होगा। अब R2 के सिरों का ऐसे निकलिएगा विभवांतर, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। सेम R3 के लिए निकालेंगे तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। समझ में आया ना? अब हम कुल विभवांतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भैया? कुल विभवांतर निकाल लेते हैं। जितना विभवांतर है कुल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर यानी कि जितना सामान ले ले, जैसे अब चीनी लेने गए, बिस्किट लेने गए, चाय पत्ती लेने गए, सर्फ लेने गए, साबुन लेने गए, इतना सामान लेने गए, ठीक है ना। तो दुकानदार क्या कहेगा? भैया कितना रुपए ले? नहीं तो आप पूछते हो कि भैया कितना रुपया हुआ, तो क्या करता है वो? जोड़ देता है सारा। क्या कर देता है? जोड़ देता है। तो एक टोटल अमाउंट जोड़ देता है। यानी कि पहले का आता है सर्फ आपका 40 रुपए का, 50 जो भी है 20 रुपए का है, आपका लक्स साबुन 20 रुपए का है, बिस्किट आपका 10 रुपए का है, टॉफी आपका 2 रुपए का है। यानी कि अलग अलग जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? अलग अलग जोड़ रहा है। तो एक बार V1, V2 ये टॉफी हो गया, ये बिस्कुट हो गया, ये आपका सर्फ हो गया। अब बोलो भैया पूरा रुपया बता दो, तो V इक्वल टू पूछेगा कि ये आपका क्या है, बोलोगे ये आपका टॉफ़ी है, ये आपका बिस्किट है, ये आपका सर्फ है। बोलेगा कि भैया टॉफ़ी का दाम कितना है, तो IR1 हो गया आपका, प्लस IR2 हो गया आपका, प्लस IR3। समझ में आ रहा है ना? टॉफ़ी वाला मज़ा आया ना खाना में? तभी चलो देख लो। वैसे भी छोटे नहीं हो, बड़े हो गए यार। क्या बड़े लोग नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं ऐसा। तो अब देखिए, इसमें से कॉमन क्या बन रहा है? I। तो V इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है? R1 प्लस R2
प्लस R3, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि V इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है IR। क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ? IR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका कट गया तो क्या बचा आपके पास? R इक्वल टू बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जब भी फॉर्मूला दे दिया जाए तो वैसे लगा लीजिएगा, और इतना आसान है। अगर आपको V इक्वल टू IR पता है, यानी कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला पता है, तो आपको धनाधन आएगा। क्या? धनाधन आएगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन का फिर से बताइए, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। समझ में आया ना श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। अब समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला अगले पेज में चलो देख लेते हैं। तो भैया आपका अगला हेडिंग क्या है? समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालिए, समांतर क्रम संयोजन। अगला हेडिंग क्या है? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन को आप समझ लेते हैं फटाक से। देखिए ये एकदम मतलब वो श्रेणी क्रम में था, यानी कि श्रेणी मतलब एक और जुड़ा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है? जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। ये एक बिंदु हो गया, ये किससे जुड़ा होगा? बैटरी से जुड़ा होगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहां से इसको क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ये V है, ये प्लस हो गया आपका, ये माइनस है। इतना समझ में आया ना? इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा, यहाँ तक कम से कम इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए। इतना समझ में आया? अभी मैं समझाता हूँ कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसे। ऐसे जैसे यहाँ पर बनाया हूँ, ऐसे इधर से भी बना देना है आपको। क्या कर देना है? ऐसे इधर भी बना देना है। अब यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध तीनों समांतर में, समांतर मतलब समान में हो। ये देखिए पढ़ने में ही क्वेश्चन पता चल रहा है कि समांतर यानी कि समान। अब देखिए इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तीनों का नाम दे दीजिए R1 R2 और R3। तीनों समांतर अलग अलग है, R1 R2 R3। इसमें जो धारा रहेगा, उसमें धारा क्या था? समान बह रहा था, लेकिन इसमें धारा समान नहीं बहेगा। समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वह समान नहीं बहता, यानी यहाँ पर I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा, समान नहीं बहेगा। यहाँ पर A नाम दे दो, इसका नाम B दे दो। इसमें जो धारा रहेगा वह समान नहीं बहेगा, जबकि विभव जो है वह समान रहेगा। क्या रहेगा? विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। विभव समान रहेगा। तो इसमें क्या ज्ञात करूंगा? धारा ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? धारा ज्ञात करूंगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? अब इसमें लिखेंगे कैसे? इसमें कहेंगे इस विधि में जोड़े गए सभी प्रतिरोध, चाहे जितना प्रतिरोध इसमें भी ले सकते हो, इस विधि में जोड़े गए सभी प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम सिरे को किससे जोड़ दिया गया है? एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। और ये R1 R2 R3 तीनों क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है? सामने जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? तीनों क्या है? तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यही क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। बहुत आसान है यार। इसमें बताया कि R1 R2 R3 तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, और R1 और R2 और R3 का जो पहला सिरा है और लास्ट वाला सिरा लाके मिला दिया, पहला सिरा प्लस से और दूसरा सिरा माइनस से मिला दिया। और इसमें जो धारा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूं बार बार, जो इसमें धारा रहेगा, क्या धारा? धारा भिन्न भिन्न रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, जबकि विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। विभव समान रहेगा। विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। समझ में आया इतना ना? अब देखिए मैं R1 प्रतिरोध के लिए निकालता हूं, R1 प्रतिरोध, R1
प्रतिरोध में धारा आई, क्या धारा I1 इक्वल टू क्या होता है V/R। इसमें प्रतिरोध अलग अलग है और I1 क्यों लिया, क्योंकि धारा भिन्न भिन्न है। देखिए V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, ये तो पता था। तब यहाँ से जब I निकाल रहा हूँ तो V है बटे के R हो जाएगा, तो I इक्वल टू V/R। R मैंने प्रतिरोध अलग ले लिया R1, ठीक है ना। अब ऐसे R2 के लिए निकालूंगा, R2 प्रतिरोध धारा, तो I2 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V/R2। ऐसे R3 के लिए निकालूंगा तो R3 के लिए नहीं हो जाएगा क्या, I3 इक्वल टू V/R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तब कुल धारा निकालूंगा, क्या निकाल लूंगा भैया, कुल धारा। कुल धारा हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी मैं बताया था यार, जितना सामान है उतना सामान को तो ऐड करेंगे ही ना, जितना सामान आप खरीदने हो उतना सामान को मैं ऐड कर ले रहा हूँ। तो I इक्वल टू I1 का वैल्यू है V/R1, I2 की वैल्यू है V/R2 प्लस I3 की वैल्यू है V/R3। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, V कॉमन दिख रहा है, तो 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। जो कॉमन था उसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। I इक्वल टू क्या हो जाता है V/R, तो I की जगह पर मैं रख देता हूँ क्या, V/R रख दे रहा हूँ। V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया तो क्या हमारे पास बच गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये आपका बच गया। ये समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इसमें जितने भी प्रतिरोध रहेंगे प्लस लगा के R4 R5 R6 मतलब कितने भी रहें कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर क्रम संयोजन आपको समझ में आया, श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आया। समांतर क्रम संयोजन में सिर्फ 1/, रहेगा और श्रेणी क्रम में 1/, नहीं रहेगा। यानी कि डायरेक्ट क्या रहेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन दोनों आपको उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं अगले पेज में। चलो जी, अगला आपका हेडिंग है समांतर प्लेट। क्या समांतर प्लेट, क्या समांतर प्लेट। संधारित्र की धारिता, धारिता क्या होता है, C से प्रदान करते हैं। जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, क्यों रख दिए भैया, अब जबरदस्ती कर दिए क्या, चलो बताता हूँ। एक ये क्या हुआ, धातु की क्या है, छड़ है। इसके बीच में, सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ पहले। इसके बीच में एक क्या रख दिया मैंने, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की एक पट्टी रख दिया। एक क्या रख दिया, पट्टी रख दिया परावैद्युत का। तो इसको एकदम बीचों बीच करना, मैं तो थोड़ा टेढ़ कर दिया। तो यहाँ पर एक माइनस माइनस, इधर वाला क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग रहेगा। माइनस इधर वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक इसको आप धरती से जोड़ दीजिए, इसको आप क्या करंट फ्लो कराइए, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों, ये आपका क्या है, आपका पृथ्वी से जोड़ दिया गया। वही चीज मैं इसमें लिखा भी हूं, क्या किया हूं, वही चीज इसमें लिखा भी रही हूं। ये जो प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की जो पट्टी रखी है, इसको क्या कर देते हैं, ये फुल पट्टी, इसको इससे फुल कर दो। क्या कर दो, इसको फुल कर दो, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक पट्टी है परावैद्युत माध्यम की। इसके जो बीच की टोटल दूरी है ये D है। क्या है, D है। ये जो पट्टी है, और अगर इसकी पट्टी की सिर्फ बात करूं तो पट्टी के बीच की दूरी क्या है, सिर्फ T है। क्या है, T है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, माना कि धातु की दो प्लेट है। क्या है, दो प्लेट हैं, एक का नाम मैंने X दे दिया, एक का नाम मैंने Y दे दिया। प्रेरण के कारण जिनके बीच की दूरी क्या है,
टी है, एक्स और वाई के जो बीच की दूरी है क्या है, टी, मैंने डी है, डी है मैंने लिखा है। एक्स प्लेट को किसी वैद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, करंट देते हैं, आवेश देते हैं यहाँ से, और वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी। अगर एक चीज मैं बताऊं, अगर अक्सर आप गांव में ज्यादा देखते होंगे कि दो वायर आता है, क्या दो वायर आता है, बहुत लोग खंभे से जो है एक वायर लगा देते हैं और एक वायर को कहाँ से सप्लाई दे देते हैं, जमीन से दे देते हैं, जहाँ पर पानी हो, जहाँ से अर्थिंग, गांव में क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, क्या अर्थिंग बोलते हैं, कि जिससे कि अर्थिंग यहाँ से निकले और मेन लाइन तो आपका आ ही रहा है खंभे से, तो क्या कर देते हैं, इसमें भी कह रहा है करंट यहाँ से दे रहे हैं और एक वायर जो है पृथ्वी से जोड़ देते हैं। समझ में आया ना बात जो मैं कह रहा हूँ? फिर से समझाता हूँ। ये खंभे से मेन लाइट आता है, बहुत लोग दो तार ना लगाने की वजह से एक ही तार लगा देते हैं। देखिए अब बोलोगे भैया दो तार कौन लगा देता है, पगला गए का? अब देखो ध्यान से, ये जो वायर है ये ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, मतलब यानी कि दो रहता है, एक दो, तो बहुत लोग सिर्फ ऐसे एक वायर लगा देते हैं, ये वाला नहीं रहता है बहुत जगह, ठीक है ना। तो दूसरा जो है, घर पे जो नल के पास है या मोटर ट्यूबवेल के पास है, जहाँ पर पानी हो वहाँ से अर्थिंग दे देते हैं, यानी कि नीचे से दे देता है अर्थिंग, तो वहाँ से आपका करंट आपका बहुत ही प्रॉपर तरीके से आता है। मेन लाइट तो आ ही रहा है, जब तक अर्थिंग नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा अच्छे से, मतलब तेज लाइट नहीं रहेगा आपका, स्लो रहेगा एकदम धीमे, ठीक है, शायद रहे भी ना। देखिए आगे, परावैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा निर्वात और वायु के लिए E0 क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाए, E बराबर क्या हो जाता है, E बराबर हो जाता है आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के, क्या हो जाता है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के। यहाँ से सिग्मा बराबर निकाल लिया क्या, Q अपान ए, सिग्मा बराबर क्या निकाल लिया, Q अपान ए, सिग्मा की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका Q अपान ए एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि ए तो नीचे गुणा हो जाएगा ना। ये क्या है, ये किसके लिए है, परावैद्युतांक के लिए, ये किसके लिए हो गया, परावैद्युतांक के लिए हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, किसके लिए हो जाएगा ये, परावैद्युतांक के लिए। अगर मैं कहूं वायु तथा निर्वात के लिए, बताइए, वायु तथा निर्वात के लिए तो क्या हो जाएगा, E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, E0 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इतना समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत ही अच्छा चीज है, क्या है बताता हूँ, कि E बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता क्या है, Q अपान ए एप्सिलॉन 0। अब बोलोगे भाई यहाँ पर तो आप के लिख दिए थे, तो के क्या था आपका, एक नियतांक के रूप में था, क्या था, एक नियतांक के रूप में था, तो E बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन लिख दो। अब एप्सिलॉन की दूरी क्या, एप्सिलॉन की दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस टी, क्या d माइनस टी, तथा E बराबर t, तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, क्या वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, जब E एप्सिलॉन 0 की दूरी d माइनस टी है तथा E बराबर t, तो वैद्युत विभव, ध्यान दीजिए अगले पेज में, चलो देखता हूँ, यहाँ तक आप लिख लिए हो ना, अब अगले पेज में चलो दिखाता हूँ। वैद्युत विभव यानी कि V बराबर क्या हो जाता है, E इंटू डी, आपको E दिया गया था, D दिया गया था, अगर नहीं दिया गया था तो याद कर लीजिए, E बराबर क्या होता है, E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये हो जाएगा V इक्वल टू E0, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 ए, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 ए, जो अभी जस्ट मैंने बताया, d माइनस टी प्लस E बराबर क्या, Q अपान एप्सिलॉन 0 के ए, दो बार मैंने ई लिखा हूँ, एक बार E0 और एक बार E, इसके पहले वाला आप E0 बना लीजिएगा, जो वायु तथा निर्वात के लिए निकाला था मैंने। इतना समझ में आया ना, कि और इनटू क्या है आपके पास
टी है। समझ में आई थी यहाँ तक? तो हमारा फाइनल क्या निकल के आ रहा है, V इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी क्या बच रहा है प्लस, अब टी यहाँ से के इसको मैं खत्म कर देता हूँ, तो टी अपान क्या बच गया आपके पास, के बच गया। क्या बच गया, टी अपान के बच गया। समझ में आया ना? अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ से निकाल लेता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि सी बराबर क्या हो जाता है, क्यू अपान वी हो जाता है। वी की जगह पर वही फॉर्मूला रख देता हूँ, तो क्यू अपान वी की जगह पर वही फॉर्मूला रख दिया, तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी प्लस टी बटे की, ये है ना। अब Q से आपका क्या आ गया, Q कट गया, तो C बराबर हमारा क्या बचा, ये एप्सिलॉन 0 A और K पलट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A के बटे के डी माइनस टी, क्या है डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया है। क्या गया है, मेन फॉर्मूला आ गया है। अब कभी कभी निर्वात तथा वायु के लिए पूछ लेता है, ये निगमन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, बता दे रहा हूं, भले निगमन नहीं आएगा लेकिन एक चीज जरूर आएगा। क्या आएगा भैया बता दो जल्दी, तो बता दे रहा हूं, ये आएगा आपका फॉर्मूला लिखने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ के की जगह पर एक रख देते हैं, तो हमारा C बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 A बटे के डी माइनस टी, क्या डी माइनस टी प्लस टी, तो C बराबर हमारा क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 A डी माइनस टी प्लस टी। ये फॉर्मूला आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो है टी से आपका टी कट गया, तो C बराबर आपका क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बटे के डी बचा। चाहे आप इसको कहिए चाहे इसको कहिए, ये फाइनल आएगा आपका। C बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 A बटे के टी। आई होप समझ में आपको जरूर आया होगा। अब चलिए अगला हेडिंग देखते हैं अगले पेज में जल्दी से। अगला हेडिंग जो आ गया वन डे ग्राफ जनित्र, ये पहले बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता था, कुछ सालों से ये कम हो गया है। क्या, वन डे ग्राफ जनित्र यानी नहीं आ रहा है। वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, जैसे कोई बोल्ट है, जैसे लाइट है, लाइट को आपको ध्यान दीजिएगा, जो लाइट होता है, क्या जो लाइट होता है उसको तेज कौन करता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है कि लाइट को तेजा कर दे, तेज कर दे। अगर लाइट आपके गांव में स्लो आ रहा है तो अगर ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो लाइट तो भाई तेज आने ही लगेगा। और कुछ ना कुछ लगाते हैं, अब घर पे पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लगाते हैं, हमारे गाँव में भी लगा है, तो लाइट को तेज करने के लिए। आप सबको याद आ गया तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मुझे भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है पहले बताओ। ट्रांसफार्मर का उपयोग यही होता है कि लाइट को थोड़ा तेज कर दे। तो ट्रांसफार्मर एक आपका हेडिंग भी है क्लास 12 का, तो मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 20-25 मिनट में समझाऊंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से, एकदम एक एक कड़ के अंदर, उसके अंदर घुस के बता दूंगा। सही से नहीं घुसूंगा, नहीं तो फिर समझ लेना, ठीक है ना। तो डायग्राम के हिसाब से उसको मैं क्या आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वही वन डे ग्राफ जनित्र होता है कि ये जो बोल्ट होता है उसका विभव को उत्पन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा, वन डे ग्राफ जनित्र द्वारा। देखिए वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से कुछ बिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित करके किसमें, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति। जैसे अभी आपको भूख लगी होगी तो क्या करेंगे, जैसे आप बोल नहीं पा रहे, ओ अब पढ़ने का मन नहीं है तो क्या करते हो, थोड़ा खा लेते हो, थोड़ा घूम लेते हो, थोड़ा टहल लेते हो, तो आपको ऊर्जा मिल जाती है। फिर उसी ऊर्जा के साथ फिर जुट जाते हो ना। यही तो है वन डे ग्राफ जनित्र भी। वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है कि कोई भी वोल्ट है, कोई भी मिलियन वोल्ट की उच्च विभव है, उसको उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित करो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा में क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग,
वान डे ग्राफ जनित्र का। तो वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है कि उच्च विभव, उच्च वोल्ट, उच्च मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से विद्युत क्षेत्र प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्या ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, उसे हम वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। समझ में आया ना? आ गया, कमेंट करके बताइएगा ऊर्जा आपका भी अगर कम हो रहा है तो पानी पी लीजिएगा, लेकिन छोड़कर मत जाइएगा। थोड़ा और बचा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा बस। ठीक है, देखिए सिद्धांत देख लीजिए। खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से किया जाता है। किससे? नुकीले सिरे से। तो देखिए इसको ना, किसी आवेशित चालक से, इसको आप देख लीजिए डायग्राम, ये मैं कह रहा हूँ 2-3 साल से पूछ ही नहीं रहे हैं, और यूपी बोर्ड में शायद कट भी गया है ये सिलेबस में से। देखिए इसका रचना भी देख लेते हैं। ये डायग्राम आप समझ लीजिए, इसमें घिर्री लगा हुआ होता है S1 और 2 चालक स्तंभ ए व बी पर बधा होता है। देखिए ए और बी क्या है? बधा हुआ है। देखिए ए बी और द्वारा क्या हुआ है? बधा हुआ है। इसमें P1 P2 घर्री लगी होती है। क्या? वैद्युत मोटर की सहायता से। ये मोटर है, क्या है भैया? ये मोटर है। मोटर की सहायता से चलाया जाता है। किसकी सहायता से? मोटर की सहायता से चलाया जाता है इसको। तो ये किस प्रकार चलता है? ऐसे C1 या प्लस की ओर से P2 ऐसे ऐसे चलता रहता है। किसकी सहायता से? मोटर की सहायता से। आप रचना देख लीजिए इसका। गोला S1 द्वारा अचालक स्तंभों ए व बी पर बधा होता है तथा इसके एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होता है। 2 घिरनियों P1 व P2, 2 घिरनी लगा होता है, जो कि मैं दिखाया भी था आपको डायग्राम में। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ। विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है निचला कंधा C1 अति उच्च वाले विभव वाले स्रोत डीसी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसका क्रियाविधि भी देख लीजिए। चालक C1 को जब उच्च विभव देते हैं, क्या चालक C1 को जब उच्च विभव देता है तो उनके कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। चालक C1 सिल्क की डोरी से आवेश C2 तक पहुंचता है। चालक C2 से धन विभव गोला S पर इकट्ठा होता है। लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में जाने लगता है। इसे बचाने के लिए एक स्टील का आवरण लगा होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब वान डे ग्राफ जनित्र जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया या मैं बहुत जल्दी बता दिया वान डे ग्राफ जनित्र, तो आप सबको क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट कि भैया समझ में नहीं आया, आप जल्दी बता दिए। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा यार आपके लिए। लेकिन अगर इसी में फिर पड़े रहोगे, फिर समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग में ये है, ये नहीं है। समझ में आया ना? अगर आपके में है, चाहे जिस बोर्ड से आप है, अगर आप कमेंट कहेंगे आज, तो आपको कल वीडियो मिल जाएगा वान डे ग्राफ जनित्र का। अगर नहीं मिलेगा तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा अतुल सेंटर बाई वान डे ग्राफ जनित्र, आपको मिल जाएगा। क्लियर समझ में आया ना? तो चलिए, एक हेडिंग और बचा हुआ है, अगले पेज में उसे भी कवर कर देता हूँ। चलो जी, आज का और आखिरी हेडिंग है। आप भी उब गए होंगे, मैं भी काफ़ी देर पढ़ाया और समझ ही रहे हो। आपको एक क्लास से तो होते नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स का होता है कि फिजिक्स के टीचर आके पढ़ा के आपका चला गया, फिर मैथ्स का टीचर आ जाएंगे, फिर मैं केमिस्ट्री का, सब कुछ तो मुझे ही मैनेज करना पड़ता है ना यार। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, फैन भी बंद रहता है, सब कुछ बंद रहता है, फिर आपका वीडियो शूट होता है कि कहीं से आवाज़ ना जाए, किसी प्रकार का शोर ना हो, इसलिए वीडियो बनता रहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, सिर्फ एडिट के अलावा। मैं एडिट नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे पास लैपटॉप भी है और फ़ोन भी है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो भी फॉर्मूला, चाहे जो वो फॉर्मूला बचा हो, जो भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया है, क्या जो भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया है, जो भी आपको हेडिंग समझ में नहीं आया है, जो भी आपको डाउट है, जिस भी मिनट में, जिस भी हेडिंग में
वो आप कमेंट करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए आज का आखिरी है। अब ऐसी समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का घनत्व। यही क्लास खत्म होते ही आपका मैं मैथ्स का क्लास लूंगा, आप समझ लो 1.5-2 घंटे का वो भी रहेगा आपका, ठीक है। अगर 1.5 घंटे रहेगा, 1 घंटा 40 मिनट तो ये हो गया भाई, 5 मिनट तो लग ही जाएगा। समझ रहे हो ना कितना टाइम लग जाता है, और मुझे अपना भी देखना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आपको भी ये मेहनत बनता है। प्लीज़ यार लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ इनवाइट करिएगा, जोड़िएगा इसे। देखिए, माना कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों की दूरी d है। समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, मान लेते हैं। तथा प्लेट का क्षेत्रफल a है। वायु में संधारित्र की धारिता, वायु में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C बराबर हो जाता है एप्सिलॉन 0 A बटे D, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर कहूं कि संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बराबर हाफ CV स्क्वायर, V बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से U बराबर भी एक फॉर्मूला होता है 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 A V स्क्वायर बटे डी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको ना भी देखें तो कोई बात नहीं। देखिए, अंश और हर, अंश हर में ए से गुणा तथा भाग देने पर, गुणा और भाग देने पर क्या हो जाएगा, ए से अंश में भी और हर में भी, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए से गुणा कर दिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, और डी ए, या ए डी कह सकते हैं या डी ए कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यदि लिखिए आगे, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V इक्वल टू क्या है, E इंटू डी, तो U इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर, V की जगह पर हम क्या रख देते हैं, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बटे के A इंटू डी। क्या क्या आपका कट रहा है, A से A गया, D से D गया, बचा क्या, U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये आपके पास क्या बच गया, फॉर्मूला आ गया। आई होप समझ में जरूर आया होगा, आप इससे शेयर जरूर करिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फटाफट इसलिए बता दें, जो इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक बात, इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, देर किस बात की। धन्यवाद।